हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 49। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 48 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। जय बोलता है कि लगता है कि दिन पर दिन तुम अपना ड्रेसिंग सेंस खराब करती जा रही हो। बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। डार्क रंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। भड़कीला मेकअप तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। बस यही कहना था मुझे। इतना कहकर जय ने भी अब गियर बदला और फिर जिया के चेहरे पर तो बहुत ही ज़्यादा उदासी ठहर गई थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सोनम ने रुद्र के हाथ को कसकर पकड़कर बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा कि चलो अब खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। रुद्र ने भी अब सोनम की तरफ देखा और बोला कि मैं खा चुका हूँ। सोनम बोलती है कि तुमने कब खाया? पूरी पार्टी में तो तुम यहाँ पर ही थे ना? तो रुद्र बोलता है कि अरे अंदर गया था ना खाना खाने के लिए, तो हो गया था मेरा वहाँ पर ही। सोनम का मुंह बन गया और वो बोलती है कि आज के दिन तो तुम मेरे साथ खाना खा सकते थे ना? रुद्र बोलता है कि देखो सोनम, मेरे साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश मत करो तुम, क्योंकि मैं भी अच्छे से जानता हूँ और तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि हम दोनों बस एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हैं और एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। तुम जिद की वजह से मुझसे शादी कर रही हो और मैं डील की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे इरिटेट मत करो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो फिर सच कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और ये भाड़ में जाएगी डील। भाड़ में गई तुम। सोनम भी समझ गई थी और सोनम गुस्से में रुद्र को देख रही थी और फिर वो भी अपने गुस्से को दबाते हुए धीरे से बोलती है कि मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह, तुम्हारी ये अकड़ ना मैं शादी के बाद ठीक कर दूंगी, परेशान मत हो, देख लेना तुम। रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा कि मिस सोनम पटेल, मेरी अकड़ ना मेरा बाप भी ठीक नहीं कर पाया तो फिर तुम क्या ही कर पाओगी? इस भूल में मत रहना, समझे तुम। इतना कहकर वो भी अब सोनम के पास से उठकर दूसरी तरफ चला जाता है और तभी पार्टी में जिया और जय भी आ जाते हैं। जिया को देखकर दादी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर जिया भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी इस वक्त। वो अलग बात थी कि जय को नहीं लग रही थी, क्योंकि शायद जय को सादगी ही पसंद थी। दादी जिया के पास आती है और फिर उसकी बलाइयाँ लेकर बोलती हैं कि आज तो मेरी जिया सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल जैसे अप्सरा की परी। जिया ने भी अब बोरियत भरे लहजे में कहा कि दादी प्लीज़ ना, प्लीज़, ये तो ना भड़कीला मेकअप मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है और ना ही ये चटक रंग, फिर भी आप मेरी तारीफ कर रही हो। दादी बोलती हैं कि अरे किसने पागल ने कहा है तुमसे ये? जिया बोलती है कि कहा तो किसी हमदर्द नहीं है, मगर छोड़िए। इतना कहकर जिया ने भी अब नील की तरफ देखा, जो कि सुलगती हुई आंखों से बस उसी ही देखे जा रहा था। नील मन ही मन बोलता है कि गया था ना जय के, उसके साथ उसे लेकर भाग क्यों नहीं गई तू? यहाँ पर क्यों आ गई? जिया भी मन ही मन नील की तरफ देखकर गुस्से से बोलती है कि ऐसे नहीं भागूंगी तुझे छोड़कर, तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड करके ही भागूंगी, समझा तू? तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। तुम ही ने मेरे दिमाग में जय नाम के कीड़े को फिट किया था ना, तो फिर अब तुझे प्यार करता है, तुझे वो ये करता है, तुझे वो करता है। नील बोलता है कि मेरे दिमाग मत खराब कर तू, समझी? तू चुपचाप से सगाई कर लो और फिर उसके बाद जैसे भी करके जय को पटा लो, समझी ना? और मैं भी अब अपनी अवनी से शादी कर लूंगा, समझी तुम? तो जिया भी गुस्से में नील की तरफ ही देख रही थी और फिर वो दादी की तरफ देखकर बोलती है कि चलो चलो अब नील और जिया की सगाई होगी। और फिर दोनों ही एक दूसरे को सुलगती हुई आंखों से घूर घूर कर देखकर सीधा स्टेज पर आ गए थे। लेकिन जिया की नज़रें तो अभी जय पर ही टिकी हुई थी। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दादी ने भी जिया की तरफ अंगूठी बढ़ाई और बोली कि जिया। अब जिया भी जय की तरफ देखती हैं तो जय भी अब सब की तरफ देख नहीं पाया और वो एकदम से पलट कर वहाँ से चला गया। जिया की आंखें भी भीग गई थी और फिर उसने भी नील को गुस्से में देखा तो नील को भी अब जिया पर थोड़ी थोड़ी सी हंसी आ रही थी और फिर उसने भी अपने दोनों ही कंधे उचकाकर धीरे से कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, सगाई के बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं तुम दोनों का। जिया गुस्से में अब नील की तरफ ही घूरे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी हल्के हल्के से टपकने लगे थे। लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी? वो सबके सामने नील को गाली भी तो नहीं दे सकती थी। इसीलिए वो मन ही मन उसने नील को बहुत कुछ कह दिया था। उसने मन ही मन नील को ढेर सारी गालियां दी थी। फिर उसने भी अपना हाथ नील की तरफ बढ़ा दिया और अब नील की धड़कनें फिर से एकदम बुलेट ट्रेन जैसे तेज तेज दौड़ने लगी थी। और तभी दादी ने भी नील के हाथ पर
अंगूठी रखते हुए कहा कि ये ले जिया को पहना दे, और हाँ अच्छे से पहना दियो, समझा। तो नील ने भी अंगूठी ले ली और फिर जिया की तरफ देखा तो जिया तो पहले से ही नम आंखों से बस नील को ही देख रही थी और उम्मीद भी उसे नील से ही थी। नील की हिम्मत नहीं थी कि वो जिया को अंगूठी पहना दे। उसकी दिल की धड़कनें तेज तेज भाग रही थी। उसने एक नजर दादी की तरफ देखा और एक बार पार्टी की तरफ देखा। पार्टी में और जैसे ही उसने पार्टी की तरफ देखा उसकी सांसें एकदम से रुक जाती हैं। दादी के बिल्कुल पीछे आवनी खड़ी हुई थी जो नम आंखों से बस नील की तरफ ही देखे जा रही थी। आवनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान अभी के अभी ही निकल जाएगी। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में थी। आवनी नेवी ब्लू कलर का एक सिंपल सा सूट पहने हुए थी और जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके साथ कुछ मजदूर भी खड़े हुए थे जिसे संजय ने पार्टी में बुलाया हुआ था। जिया ने जब आवनी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी नील की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर मन ही मन बोलती है कि मेरे रोने पर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे ना तुम, अब तुम्हारे रोने पर मैं हंसूंगी, अब आएगा ना मजा। तो वही नील वो तो एकदम से सुन्न खड़ा था। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो एक बार दादी की तरफ देखता और एक बार आवनी की तरफ देखता और फिर अपना सिर खुजाने लगता। एक बार वो जिया की तरफ देखता और फिर उसने आसपास नजरें घुमाकर दौड़ा कर देखा तो ये सोचकर कि शायद उसके भाई उसे कहीं पर दिख जाएंगे, लेकिन उसे तो अब तीनों में से कोई भी वहां पर दिखाई नहीं देता है। नील ने भी मन ही मन सोचा कि यार मेरे ही तीनों भाई मुझे इस सिचुएशन में छोड़कर कहाँ चले गए, जानबूझकर ये कंजर गए होंगे मुझे छोड़कर, क्या वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। फिर उसने फिर से अपने तीनों भाइयों को ढूंढा लेकिन फिर से उसे अपने तीनों भाइयों में से कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो नील ने फिर से जिया की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। इतने में ही दादी की आवाज आती है कि नील ये तू क्या इधर उधर देख रहा है, चुपचाप से जिया को अंगूठी पहनाओ ना, क्यों देख रहे हो तुम इधर उधर। जिया ने भी हल्के से मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ पालम जी पहनाइए ना मुझे अंगूठी। तो नील के तो एकदम से हिचकियां आने लगी थी। तो वहीं आवनी आंखों में आंसू लिए बस नील की तरफ ही देखे जा रही थी और फिर उसने जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और फिर पलट कर वहां से चली गई। उसके जाते ही नील को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और बहुत ही ज्यादा जिया पर गुस्सा आ रहा था। इतने में ही दादी फिर से बोलती हैं कि नील जिया को अंगूठी पहनाओ। तो नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने भी दादी के हाथ में अंगूठी रखते हुए कहा कि इतनी ही जल्दी है तो ठीक है, आप खुद ही पहना लो इसे अंगूठी, मैं नहीं पहनाऊंगा। इतना कहकर नील वहां से भागता हुआ सीधा अवनी के पीछे चला गया। अवनी रोते रोते प्रताप हाउस के बाहर चली गई। तो वहीं दादी ने भी अब संजय और संध्या की तरफ देखा और वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरानी से दादी की तरफ ही देख रहे थे। तो दादी ने भी अब अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि ये किसके पीछे गया है, किसके पीछे गया है और कौन है वो। तो संजय बोलता है कि मुझे नहीं पता है माँ, आपका पोता है, आपको पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगा, मुझे इन सब चीजों में नहीं पता है, आपके पास रहता था ना ये। तो फिर दादी ने भी गुस्से में संजय की तरफ घूरकर देखा और कहा कि देखो संजय मैं बच्ची नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ मैं, समझा तू। संजय तो घबराया हुआ था। वो बोलता है कि हाँ वही तो गलती से निकल गया ना माँ, रीडर्स की भी तो दादी हो आप, तो फिर मेरी भी दादी ही हुई ना। देखिए दादी मुझसे मत पूछिए कुछ भी, मतलब माँ मुझसे कुछ भी मत पूछिए। इतना कहकर उसने पार्टी में आए हुए लोगों को देखा और कहा कि एक बेटी की सगाई हो गई है और दूसरे की भी हो जाएगी, मतलब शायद नील और जिया के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग प्लीज खाना खाकर जाइएगा, जाइए जाइए आप लोग आराम से खाना खा लीजिए। और फिर उसने भी जिया की तरफ प्यार से देखा तो जिया को भी अब बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। ही मन वो तेज तेज से हंस भी रही थी और संजय भी बोलता है कि सॉरी बेटा। जिया ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं अंकल, मैं ही कौन सा सगाई करने वाली थी, मेरा भी मन बिल्कुल भी नहीं था इससे सगाई करने का, मैं भी तो यही चाहती थी कि ये सगाई टूट जाए। बस देखिए ना अब तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये सगाई टूट गई, नील ने खुद ही अब तोड़ दिया है तो मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, सब कहर नील पर ही बरसेगा, मुझे नहीं कोई कुछ कहेगा। इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक वेटर की तरफ देखकर बोलती है कि वेटर गर्मी लग रही, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या। दादा दादी भी अब संजय और संध्या और चारों जिया की तरफ हैरानी से देख रहे थे और फिर जिया के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट थी जैसे उसे सच में बहुत ही ज्यादा सुकून मिल गया हो। वो भी स्टेज से उतरकर एक सोफे पर आकर आराम से बैठ गई और फिर तभी उसके सामने एक वेटर आया और उसने भी एक पानी की छोटी सी बोतल जिया की तरफ बढ़ा दी। जिया ने भी बहुत ही आराम से पानी लिया और फिर वेटर की तरफ देखकर बहुत ही मुस्कुरा कर प्यार से बोलती है कि मेरे लिए एक आइसक्रीम भी लेकर आओ। वेटर भी गर्दन हिलाकर वहां से चुपचाप चला गया और तभी उसे पार्टी में वीरू दिखाई देता है। जिया ने भी वीरू को आवाज लगाते हुए कहा कि वीरू वीरू उधर आओ, तुम वहां पर क्या कर रहे हो। तो वीरू भी अब जिया के पास आकर खड़ा हो गया और फिर जिया बोलती है कि बैठो ना, खड़े क्यों हो तुम। वीरू बोलता है कि जी मैम,
इतना कहकर वो जिया के पास आकर बैठ गया और सब हैरानी से अभी जिया की तरफ ही देख रहे थे। जैसे जिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसकी सगाई टूटने से। वीरू भी अब उस घर का बॉडीगार्ड ही था और फिर जिया के पास आकर वो भी बैठ जाता है। तो वहीं दादी ने भी अब संजय की तरफ घूर कर देखा तो संजय तो अब इस बार वहां से एकदम से गायब ही हो गया था। दादी ने भी बाकी बच्चों की तरफ देखा और ढूंढने की कोशिश करने लगी तो कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। दादी ने फिर दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी भी पलटकर सीधा अब अपने दोस्तों के पास जाकर उनको देखकर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों की मर्जी है ना, तो फिर अब मन होगा तो सगाई करेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती तो हम सगाई नहीं करवा सकते। वैसे भी मेन सगाई तो हमारे छोटे पोते रुद्राक्ष की ही थी ना। तो दादी ने भी मन ही मन कहा कि संजय के पिताजी, तुम्हें तो मैं पार्टी के बाद देखती हूँ, मतलब तुम्हें भी सारी चीज़ें पता थी। तो ठीक है, अब मैं सबको बताऊंगी। फिर उसने भी संध्या की तरफ देखा तो संध्या बोलती है कि माँ जी, मुझे ना कुछ भी नहीं पता है, मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा आप। इतना कहकर संध्या ने तो एक राहत की सांस ली। तो वहीं दूसरी तरफ